हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी। आज विद्याशाला आपके लिए लेकर आया है मुद्रा और मुद्रा की आपूर्ति। ये चैप्टर मैक्रो इकोनॉमिक्स का है। क्लास 12 के लिए बनाई है मैंने वीडियो। हमने इसमें हिंदी एज वेल एज इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट्स के लिए कोशिश की है कि हम कवर कर पाएँ। तो ये चैप्टर हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का है। ये यूनिट हमारी जो है वो बहुत ही ईजी है बोर्ड वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो सबसे पहले मनी होता क्या है। Money is anything that is generally acceptable as a means of exchange. मनी की डेफिनेशंस को सबसे ज़्यादा पावर देती है ये लाइन, एक्सेप्टेबल एज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज। इसका मतलब ये है कि हम किसी भी चीज़ के लिए जो भी हम एक्सचेंज करते हैं उसको हम बोलते हैं मनी। हम मार्केट गए, हमने शॉपिंग की, उसके बदले में हमने क्या दिया, मार्केट में मनी दी। ठीक है, हमारे पास बचे हुए हैं पैसे, मनी बची हुई है, तो हम क्या करेंगे, उसको मेज़र कर पाएंगे कितने हैं वो, और हम उसको स्टोर भी कर पाएंगे आगे फ्यूचर के लिए। तो हमारी डेफिनेशन ऐसे पूरी होती है। मनी इज़ एनीथिंग दैट इज़ जनरली एक्सेप्टेबल एज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज एंड सेम टाइम एक्ट एज अ मेज़र एंड एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू। हम उसको सेव भी कर सकते हैं। हिंदी में देख लेते हैं एक बार। धन क्या होता है या मुद्रा किसे कहते हैं। मुद्रा क्या चीज़ होती है। मुद्रा एक ऐसी चीज़ होती है जो आम तौर पर विनिमय के साधन के रूप में प्रयोग की जाती है और स्वीकार की जाती है, और एक ही समय में माप के रूप में भी और मूल्य के भंडारण के रूप में भी कार्य करती है। मतलब कि उसको मापा भी जा सकता है उस टाइम पे, और हम उसको सेव भी कर पाते हैं। ठीक है, तो हमारी ये मनी की डेफिनेशन है जो कि मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख दी है। आगे बढ़ते हैं। बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज यानी कि वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली 7th-8th क्लास से हम ये पढ़ते आ रहे हैं टॉपिक वस्तु विनिमय प्रणाली का। इसमें क्या होता है, जब हमारे पास मुद्रा यानी कि मनी जैसी कोई चीज़ नहीं थी, उस टाइम हमारे पास ये सिस्टम चलता था, एक बार्टर सिस्टम। इसमें क्या होता था कि हम ना एक वस्तु लेते थे तो दूसरी वस्तु देनी पड़ती थी। अभी भी ऐसे ही होता है, हम एक वस्तु खरीदते हैं, उसके बदले में हम मनी देते हैं, पर वहाँ ऐसा होता था कि हम मनी की जगह पे कोई भी वस्तु दे देते थे। जैसे कि हम क्या करते थे, मैं गेहूँ बेच देती थी, उसके बदले में चावल खरीद लेती थी। ठीक है, 10 किलो गेहूँ दे दिया, 10 किलो चावल ले लिया। ठीक है, ऐसा हम करते थे। तो हिंदी में अगर मैं डेफिनेशन देखूँ, वस्तु विनिमय प्रणाली का अर्थ है एक वस्तु का दूसरे वस्तु से प्रत्यक्ष विनिमय। विनिमय का मतलब होता है एक्सचेंज करना। हमने एक वस्तु ली, दूसरी वस्तु दे दी, तो हमारा ये एक्सचेंज हो गया। ठीक है, डेफिनेशन देख लेते हैं एक बारी। बार्टर सिस्टम मीन्स द डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ वन कमोडिटी टू अनदर, कि हम एक कमोडिटी से अनदर दूसरी कमोडिटी पे एक्सचेंज कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं बार्टर सिस्टम। आगे बढ़ते हैं। ऐसा क्या डिफ़िकल्टीज़ आई, ऐसी क्या सिचुएशन हुई कि हमने वस्तु विनिमय प्रणाली को छोड़ करके मनी को लेके आए हम। तो हम क्यों लेके आए मनी को अपने, क्योंकि हमें कुछ प्रॉब्लम्स दिखाई दी। किस चीज़ में, वस्तु विनिमय प्रणाली में। ठीक है, तो वो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं हम उसको पढ़ लेते हैं एक बारी। तो फर्स्ट डिफ़िकल्टीज़ थी इसकी लैक ऑफ डिविजिबिलिटीज़, मतलब कि विभाजन की कमी। मतलब कि हम क्या नहीं कर सकते थे, जैसे कि एक कोई पर्सन है जो कि अपने शूज़ दे करके 1 किलो चावल लेना चाहता है, पर सामने वाला ये बोल रहा है, जो चावल देने वाला है वो ये कह रहा है कि मैं आधा किलो चावल दे सकता हूँ। तो क्या एक पर्सन जिसको चावल लेने हैं वो क्या अपना एक पैर का शूज़ देगा, मतलब आधा तो ऐसे ही करेंगे ना, एक पैर शूज़ दे दिया तो आधा किलो चावल दे दिए। फिर नहीं, तो जब आधा किलो चावल दूसरे किसी से लेगा तो एक शूज़ दे देगा, तो क्या वो शूज़ यूज़ हो पाएंगे आधे आधे देने पर। तो हम शूज़ की क्या विभाजन कर सकते हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको हम डिवीज़न नहीं कर सकते जिस चीज़ों का। तो वहाँ पे सिचुएशन ऐसी आ जाती थी कि भाई एक जोड़ी उसके पास जूते हैं, उसके बदले में उसको खाना चावल मतलब कि चाहिए, तो उसको आधा आधा नहीं कर सकता। तो ऐसी जगह पे हमारे पास ऐसी सिचुएशन पड़ी कि हमें ऐसा लगा कि हमें मनी लानी चाहिए। नेक्स्ट डिफ़िकल्टीज़ हमारे पास क्या आई, लैक ऑफ कॉमन मेज़र, मतलब कि सामान्य माप का अभाव। मतलब कि क्या होता था, सामान्य माप का अभाव। इसमें क्या होता है कि ना अक्सर
जैसे कि कोई पर्सन है जिसको कार बेचनी है, उसके बदले में वो एक गाय ख़रीदना चाहता है, तो क्या मतलब सोच सकते हो कि गाय और कार बराबर प्राइस की हो सकती हैं? हाँ, उनको बराबर हम मेज़र कर सकते हैं कि तुम अपनी कार मुझे दे दो और मेरे उसके बदले में मेरी गाय ले लो, ऐसा हो सकता है क्या? तो इसलिए ये कॉमन मेज़र नहीं हो पाता था, चीज़ें सामान्य माप नहीं कर पाते थे हम कि क्या चीज़ किस प्राइस की हो सकती है। पर क्योंकि उस टाइम पे किसी पर्सन को अपनी कार बेचनी ही बेचनी है तो उसको बेचनी ही पड़ेगी, है ना? तो चाहे उस कार की कितनी भी कीमत क्यों ना हो, उसके लिए वो गाय से बड़ी नहीं होगी। ठीक है, इसलिए भी ये भी एक प्रॉब्लम आई थी हमारे सामने। नेक्स्ट आता है डिफ़िकल्टी ऑफ स्टोरेज एंड ट्रांसफ़र ऑफ वेल्थ, मतलब कि धन के भंडारण और हस्तांतरण में कठिनाई। हम क्या, किसी जैसे कि हमारे पास खेती होती है मान लो चावल की, तो क्या तुम अपने चावल को बहुत टाइम के लिए, आगे आने वाले फ्यूचर के लिए संभाल के रख सकते हो, स्टोर करके रख सकते हो? उस टाइम पे इतनी जगह नहीं होती थी लोगों के पास कि वो उसको इतना सारे चावल को भंडार कर सकें। ठीक है, बारिश के टाइम पे वो गीले हो जाते थे तो वो वेस्ट ही हो जाएगा। तो उन्हें वो उस टाइम, उसी मिनिमम टाइम पीरियड में उसको वो बेचना होता था और अपनी ज़रूरत के सामान ले लेने होते थे। तो हम स्टोर नहीं कर सकते थे बहुत सारे सामान को। पर आज अगर हमारे पास मनी है तो हम अपने मनी को कितना स्टोर करके रखते हैं, कितनी सेविंग्स करते हैं हम। साथ में हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते थे कोई भी चीज़, या मनी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते थे क्योंकि हमारे पास मनी तो था ही नहीं। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास डिफ़िकल्टी इन डेफर्ड पेमेंट्स, मतलब कि अस्थगित भुगतान में कठिनाई। देखो ये इसका मतलब है, जो भी हमारे पास फ्यूचर में पेमेंट करनी होती हैं तो उस टाइम पे हम ऐसा नहीं कर सकते थे। हमारे पास चावल हैं तो हम फ्यूचर में पेमेंट नहीं करेंगे चावलों की, हम क्या कहेंगे, अभी चावल ले लो, उसके बदले में हमें अभी कपड़े दे दो, है ना? आज क्या होता है कि ज़्यादातर चीज़ें तो पेमेंट्स तो क्रेडिट पे ही चलती हैं। हम आने वाले फ्यूचर में पेमेंट कर देते हैं और सामान पहले ही ले लेते हैं क्योंकि हमारे पास मनी है। ठीक है ना? तो मनी के आ जाने से हमारे काफ़ी सारे काम बहुत ही ईजी हो गए, लोगों को उतनी प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़ती। लास्ट है हमारे पास लैक ऑफ डबल कॉन्सिडेंस, मतलब कि दोहरे संयोग का अभाव। दोहरे संयोग के अभाव में क्या होगा, देखो कि ना हमें एक ऐसे पर्सन की ज़रूरत होती थी उस टाइम पे वस्तु विनिमय प्रणाली के लिए में। हमें एक ऐसा पर्सन चाहिए होता था जो हमारा सामान लेने को रेडी हो जाए और बदले में हमें हमारी पसंद का सामान दे दे। जैसे कि मान लो मुझे एक शर्ट चाहिए और मुझे ऐसा पर्सन नहीं मिल रहा जिसको मेरे शूज़ चाहिए, मतलब कि मेरे पास अपने शूज़ बेचने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है, पर मुझे उसके बदले में एक शर्ट चाहिए। तो मैं सारे जगह पे ढूंढ करके एक ऐसा पर्सन ढूंढूंगी जो मेरे शूज़ लेने को रेडी हो जाए और अपनी शर्ट देने को मुझे रेडी हो जाए। तो ऐसा पर्सन ढूंढना क्या इजी हो सकता है? बहुत टफ होगा ऐसा पर्सन ढूंढना। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी जो कि हम बार्टर सिस्टम में हम फेस करते थे। इसके लिए हम अपनी मनी को लेकर के आए अपनी लाइफ में और हमारा जो है ये बार्टर सिस्टम को हमने अपनी लाइफ से हटा दिया। तो जो हमारी मनी है या कि मुद्रा है, उनके काम क्या क्या हैं, कार्य उनके क्या क्या हैं, फंक्शंस क्या क्या हैं मनी के, वो हम अब पढ़ेंगे। तो फंक्शंस ना 2 टाइप से हैं, एक तो प्राइमरी फंक्शंस हैं, दूसरे सेकेंडरी फंक्शंस हैं, मतलब कि प्राथमिक कार्य, दूसरा गौण कार्य। प्राइमरी को बोलते हैं प्राथमिक, सेकेंडरी को बोलते हैं गौण। तो प्राइमरी फंक्शंस में 2 काम हैं जो कि हम मनी से करते हैं, मुद्रा के जो 2 कार्य हैं। एक तो है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, सबसे बड़ा हमारी डेफिनेशन का मेन पॉइंट मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मतलब कि ये एक जो मीडियम है एक्सचेंज करने का, एक सामान लो दूसरा सामान दे दो, है ना? और दूसरा क्या है, मेजर ऑफ वैल्यू। ऐसे ही सेकेंडरी फंक्शंस में क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स, स्टोर ऑफ पेमेंट और ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू। ठीक है, तो हम इसको आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है प्राइमरी फंक्शंस, मतलब कि प्राथमिक कार्य। प्राथमिक कार्य में पहला है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज में देखो क्या क्या पॉइंट्स हैं इसमें। मीडियम ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है, इट मीन्स दैट मनी कैन बी यूज टू मेक पेमेंट्स फॉर ऑल ट्रांजेक्शन्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसका मतलब ये है, इट मीन्स जो हमारा मनी है उसमें क्या होगा कि हम अपनी मुद्रा से, अपने मनी से सारी ही सर्विसेज और गुड्स की पेमेंट करने के लिए रेडी हो जाएंगे। कि हमने कोई भी सर्विसेज ली तो हमने पेमेंट कर दी, हमने कोई भी गुड्स खरीदे तो हमने पेमेंट कर दी। तो उसमें क्या होगा कि हम सारे ही पेमेंट्स कर पाएंगे। तो ये क्या है, एक्सचेंज, मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। और एक
जो बायर होता है वो बाय कर लेता है गुड्स किसके द्वारा, मनी के द्वारा। वहीं एक सेलर किसके लिए सेल करता है सामान को, पैसों के लिए, मनी के लिए। तो हम बोल सकते हैं कि ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज इसका एक बहुत बड़ा काम है जो कि मनी का। तो हम ये कह सकते हैं इट इज़ एन एसेंशियल फंक्शन ऑफ मनी। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर में। इसके बाद है नेक्स्ट मेज़र ऑफ वैल्यू। मेज़र ऑफ वैल्यू में क्या होता है, जो भी मनी है उसकी वैल्यू को बहुत ईजिली मेज़र कर पाते हैं, उसको माप सकते हैं कितनी वो चीज़ है। और हम ये भी देख सकते हैं कि वो हम ना अपनी गुड्स या फिर सर्विसेज की रियल वैल्यू निकाल सकते हैं कि उसकी जो वैल्यू है वो हम मनी में निकाल सकते हैं कि इतने 10,000 रुपीज़ की ये एक रूम है या 10,000 रुपीज़ की एक साड़ी है। तो हम उसको एक वैल्यू दे रहे हैं ना एक सामान को अपने, या अपनी सर्विसेज को, कि 500 रुपये हमारी ट्यूशन की फ़ीस है, हम अपनी सर्विसेज को कुछ वैल्यू दे रहे हैं ना। पहले ऐसा नहीं हो पाता था जब हमारे पास मनी नहीं थी, क्योंकि हमारे पास मनी है, मनी का एक मेन इंपॉर्टेंट काम है, ये प्राइमरी फंक्शन है कि हम किसी भी सामान या फिर सर्विसेज, मतलब कि गुड्स और सर्विसेज को हम वैल्यू कर पाएँ और हम उसको एक्सप्रेस कर पाएँ इन टर्म्स ऑफ मनी। नेक्स्ट पढ़ते हैं सेकेंडरी फंक्शंस। सेकेंडरी फंक्शंस में क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट है स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। मतलब कि इसका मतलब ये है अगर हमारे पास मनी है तो हम उसकी पेमेंट्स को फ्यूचर में भी कर सकते हैं। किसी भी सामान की पेमेंट्स हो, किसी भी सर्विसेज की पेमेंट्स हो, हम उसको फ्यूचर में कर सकते हैं। और डेफर्ड्स पेमेंट्स में क्या होता है, पहले के मुताबिक अब ये बहुत इजी हो गया है। पहले हम ऐसा नहीं कर पाते थे। क्यों नहीं कर पाते थे, क्योंकि हमें उस समय ही सामान देना पड़ता था, क्योंकि सामने वाले पर्सन को हमारे सामान की ज़रूरत होती थी, तभी तो अपना सामान वो बेचता था। तो इसलिए अब हमारे लिए बहुत इजी हो गया है, हम अपनी पेमेंट्स को बाद में पे कर सकते हैं और अपना अभी की ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टोर ऑफ वैल्यू। मतलब कि हम अपने मनी को स्टोर कर सकते हैं, अपने आगे आने वाले फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं उसको ईज़िली। और ये हमारे लिए बहुत ही इकोनॉमिकल मीन्स है कि हम उसको सेव करें, अपनी सेविंग्स को सेव करें और उसको बढ़ाएं इन्वेस्ट कर करके। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू। ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू में क्या होता है, हम अपने पेमेंट्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम अपनी मनी को सिर्फ अपने इंडिया में बाइंग और सेलिंग के लिए यूज़ करें, हम बल्कि कहीं भी अपने वर्ल्ड में कहीं भी उसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो मतलब कि ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू, अभी जैसे मान लीजिए एग्जांपल ले लेते हैं कि हमने ऑनलाइन कोई सामान मंगाया, जो कि हो सकता है कि अमेरिका से मंगाया गया हो सकता है चाइना से मंगाया हो, कहीं से भी मंगा सकते हैं। हमें कोई सामान पसंद आया, हमने ऑनलाइन बुक कर दिया उसको, वो सामान तो हमारे पास आ जाएगा, हम पैसे कैसे देंगे, कैसे दोगे, ट्रांसफ़र करेंगे। तो हम यहाँ पे ईज़िली हम अपने मनी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कहीं भी वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में हम ट्रांसफ़र कर पाएंगे उस चीज़ को। नेक्स्ट आता है सप्लाई ऑफ मनी। मतलब कि मुद्रा की पूर्ति सबसे पहले करता कौन है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है कि मुद्रा की पूर्ति करता कौन है। तो मुद्रा की पूर्ति के स्रोत कौन से हैं, हम ये बोल सकते हैं कि स्रोत कौन से हैं, या फिर सोर्सेज कौन से हैं, या फिर मुद्रा की पूर्ति कौन करता है। ये तीनों ही बातें एक जैसी हैं। 1 मार्क्स में पक्का आता है ये क्वेश्चन। और ये सप्लाई ऑफ मनी हर बार आएगा, प्री बोर्ड में आएगा, बोर्ड में आएगा, हमेशा आएगा, याद रख लीजिए आप ये। तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन कन्फर्म है ये। सोर्स ऑफ मनी क्या है, तो कौन से हैं, सरकार, देश के केंद्रीय बैंक और वाणिज्यिक बैंक। सरकार है हमारी जो 1 रुपये के नोट या फिर 1 रुपये के सिक्के, 1 रुपये के नोट और बाकी सारे सिक्के कौन पूर्ति करता है, उसकी सरकार करती है। दूसरी चीज़ है देश के केंद्रीय बैंक। मतलब देश का कोई एक केंद्रीय बैंक होता है, जैसे कि हमारे देश का है भारतीय रिजर्व बैंक, जो कि हमारे देश का केंद्रीय बैंक है। तो वो हमारे सारे ही नोट को ही पूर्ति करता है, वो हमारे सारे ही नोट को छापता है, उसको जारी करता है इंडिया में। और लास्ट आता है वाणिज्यिक बैंक। वाणिज्यिक बैंक जो है वो मार्केट में पैसों को बढ़ाता है और उसको इंक्रीज़ करता है। इसके बारे में हम आगे बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं अपने आगे वाले नेक्स्ट चैप्टर में। आगे बढ़ते हैं मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई में क्या होता है देख लीजिए। हम मेज़र कैसे करेंगे कि हमारे पूरे इंडिया में पैसे कितनी सप्लाई हो गई है मनी की। तो ये 4 मेथड्स हैं जिससे हम सप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहला है M1। M1 में क्या होता है,
करेंसी इन सर्कुलेशन, जो भी हमारे इकोनॉमी में, जो भी मार्केट में जो भी पैसे हैं, मुद्रा है जो, वो जितना भी सर्कुलेट है मार्केट में, जितने भी पैसे हैं वो, प्लस में जितने भी हमने करंट अकाउंट्स में या फिर सेविंग अकाउंट्स में डिपॉजिट कर रखे हैं वो सारे पैसों को हम बोल सकते हैं। और साथ में डिपॉजिट इन डेवलपमेंट बैंक्स, जैसे कि IFCI और IDBI, इन बैंक्स में हमने अगर डिपॉजिट कर रखे हैं तो हम बोल सकते हैं कि इतना मनी हमारे इंडिया में है। IFCI IDBI है ना। तो ये हमारा मेजरमेंट नंबर 1 है, जो कि मेजर M1 है। और M2 में क्या होता है, हमारे M1 की सारी चीज़ें प्लस में पोस्ट ऑफिस में जो भी सेविंग्स कर रखी हैं आपने वो सारा ऐड कर दोगे तो हमारे इंडिया का मनी निकल आएगा। साथ में M3 क्या होता है, M3 में M1 की सारी चीज़ें, साथ में टर्म डिपॉजिट्स इन कमर्शियल बैंक्स एंड कॉर्पोरेटिव बैंक्स, मतलब कि कमर्शियल बैंक्स में जितनी भी टर्म्स डिपॉजिट कर रखी हैं लोगों ने और साथ में कॉर्पोरेटिव बैंक्स में कर रखी हैं, उसको हम ऐड कर देंगे अगर M1 में, तो भी हमारा M3 निकल आएगा। और M4 के क्या होते हैं देख लीजिए। M4 में M3 प्लस में टर्म डिपॉजिट इन पोस्ट ऑफिस अकाउंट्स, पोस्ट ऑफिस में जो भी अकाउंट्स में पैसे डाल रखे हैं हमने, तो उसको हम M3 यानी कि M1 प्लस में टर्म डिपॉजिट इन कमर्शियल बैंक्स वाला ऐड कर देंगे तो हमारा M4 निकल आएगा। तो देख लीजिए आपके जो आपके सिलेबस में है वो M1 है, ज़्यादातर हम M1 पे ध्यान देते हैं टीचर्स, तो आपके फॉर्मूले में M1 है, पर फिर भी आपको छोटा मोटा थोड़ा सा लर्न कर लेना चाहिए M2 M3 और M4 भी, ठीक है।